नमस्कार मित्रों, मैं छपरा से जयप्रकाश सिंह। आप सभी की तरह मैं भी वर्ष 2012 में टीईटी उत्तीर्ण था। अंग्रेजी विषय से मैंने एमए किया, बीएड किया, एमएड किया। अभी पीएचडी भी मेरा चल रहा है, केवल पीएचडी का वाइवा बाकी है। और साथ में मैं सारण में स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल का संचालन भी करता हूँ, जहाँ 17 टीचर, 4 ड्राइवर, 1 स्वीपर कार्यरत हैं। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाल स्थिति है, जैसा कि मैंने यहाँ डाला है, बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था एवं दोषपूर्ण बहाली प्रक्रिया। तो आज इस टॉपिक पर मैं यहाँ आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने टीईटी, सीटी, टीएसटी उत्तीर्ण साथी है, उन सभी को पता है कि बिहार में बहाली की जो प्रक्रिया है कितनी दोषपूर्ण है। और मुझे ये आज तक समझ में नहीं आती कि आज 15 वर्षों से सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में कोई भी एक ऐसा मंत्री विभाग को नहीं मिला जिनको इन गलत नीतियों के बारे में पता चले कि दोष कहाँ है, गलती कहाँ है, जिससे जाली शिक्षक बहाल भी हो रहे हैं, उनको वेतन भी मिल रहा है और जिससे शिक्षा व्यवस्था की स्थिति चरमरा रही है बिहार में। आप जब मीडिया बंधु जाते हैं विद्यालय में, आप देखते हैं एप्पल का स्पेलिंग संडे और मंडे यहाँ के टीचर नहीं लिख पाते हैं। और अभी जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, उसमें जो बिहार की जो स्थिति है, उसमें बिहार की प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो हम सबसे हाशिए पे चले गए। यानी पूरे देश में सबसे अंतिम हाशिए पे बिहार खड़ा है। अब जहाँ सोच सकते हैं कि जहाँ का प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति इतनी बदतर हो, वो राज्य कभी कैसे तरक्की कर सकता है। दोस्तों, मुझे बहुत दुख होता है जब अभी के जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जब वो एक चैनल पे अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी यहाँ तक इतिहास को भी दोष दे डाला कि ऐतिहासिक कमी रही है। अरे भाई, आपको इतिहास, बिहार का इतिहास कहाँ पता है? बिहार का इतिहास तो पता कर लीजिए कि बिहार के इतिहास में शिक्षा कितने नंबर पे था। हमारा इतिहास इतना समृद्धशाली था शिक्षा के क्षेत्र में। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे हमारे यहाँ विश्वविद्यालय था, जबकि पूरी दुनिया बिहार की शिक्षा व्यवस्था का लोहा मानती थी और पूरे देश दुनिया से छात्र पढ़ने के लिए हमारे बिहार आते थे। आप सभी को ये शर्म आनी चाहिए। जो शिक्षा व्यवस्था की बागडोर थामे हुए लोग हैं, मैं तो उन्हें ये कहता हूँ, इतनी घटिया उनकी सोच है ना। आधुनिक घटिया सोच को मैं यहाँ उजागर करूंगा। मित्रों, आप जैसा कैंप की मांग करते हैं, आज मैं बहाली पे ही थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम वैसे मित्रों के लिए जो कोरोना संकट में बहुत सारे शिक्षक, अभ्यर्थी साथी आज इस दुनिया को अलविदा कह चुके, बहाली की आस संजोए, अपने दिल में शिक्षक बनने की तमन्ना लिए आज हम लोग के बीच वो नहीं है। सर्वप्रथम मैं वैसे मित्रों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को संबल प्रदान करे, जिससे कि आगे का भविष्य उनका मजबूत हो। भगवान उनको सबलता प्रदान करे, जिससे कि इस दुख को वो लोग सह पाए। अभी मैंने एक बच्चे का वीडियो देखा जो शिक्षक अभ्यर्थी का बच्चा है, और वो कैसे उनके पिताजी कर्ज लेकर उन बच्चों को पढ़ा रहे थे, इस उम्मीद पे कि शिक्षक बनेंगे तो उनका कर्ज खत्म होगा। बहुत से ऐसे साथी हैं जो खेत गिरवी रख के माँ का अपना गहना बेचकर बीएड करते हैं, पढ़ाई करते हैं। सोचिए, जो बच्चा एमए करता है, अब मैं अपनी बात करूं तो मैं एमए इंग्लिश एमए करके बीएड किया, एमएड किया, पीएचडी किया, अपनी जिंदगी की आधी उम्र, आधी आयु हम लोगों ने पढ़ाई पे लगा दिया। और आज सोचने वाली बात है कि जो लड़का 2 बार बिहार में 2 बार टीईटी हुआ, दोनों बार क्वालिफाइंग होने के बाद अभी तक विद्यालय में नहीं जा सका, अपना निजी विद्यालय चलाने के लिए मजबूर है, ऐसी क्या समस्या है? फिर बात करें, कई बार बहाली प्रक्रिया भी चली, फिर भी बहाली नहीं हुआ। तो मित्रों, मैंने पीछे की वीडियो में भी ये कहा था, जाली वाले बोर्ड पर और ओरिजिनल वाले रोड पर। तो बहुत से मित्र अभी टीईटी जो उम्मीद करके ये बैठे हैं कि आने वाले जो 90,000 और 94,000 रोज आप सुन रहे हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वो 94,000 से भी ज्यादा, उनको तो ये भी नहीं पता। उनसे आप डायरेक्ट को इंटरव्यू में ये पूछ दे कि पूरे बिहार में विद्यालयों की संख्या कितनी है, तो वो शायद नहीं बता पाए। बिहार के कोई भी शिक्षा मित्र अभी तक जो भी शिक्षा मंत्री बने हैं, उनको अभी तक ये जानकारी नहीं है कि पूरे बिहार में हमारे यहाँ कितने शिक्षकों के पद सृजित हैं,
कितने हमारे यहाँ शिक्षक कार्यरत हैं और कितनी रिक्तियां हैं, उन्हें ये भी मालूम नहीं है। शायद ये 6 महीने 1 साल बीतने के बाद उनको ये पता नहीं हो पाता है और वो शिक्षा मंत्री से हट भी जाते हैं, फिर नए मंत्री जी आ जा रहे हैं। मैं आज उसी पे बात करना चाहूंगा, जाली शिक्षकों की बहाली कैसे होती है, ये सिस्टम कैसे करता है, आप भी जानिए, क्योंकि मैंने उसको भुगता है और मैं पैसा देने नहीं जा रहा। मैं जो शिक्षक की बहाली की बात है, तो शिक्षक बनने के लिए मैं किसी को पैसा नहीं देने जा रहा। और एक बात आपको बता दूं कि जो लोग पैसा नहीं देंगे उनकी बहाली भी नहीं होने वाली है। जो सिस्टम बना हुआ है मैं बता रहा हूं, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि पैसा कैसे खेल चलता है। ये नौटंकीबाज जो लोग हैं, कैसे आपको दौड़ाने का, पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाने का ये षड्यंत्र रचते हैं शिक्षक बहाली प्रक्रिया के दौरान। मैं इसी प्रक्रिया को उजागर आज करना चाहता हूं। बहुत से पुराने साथी इस दर्द को जानते हैं, नए साथी शायद नहीं जानते हैं। तो मैं मित्रों आता हूं थोड़ा सा, अभी बात चल रही बिहार में 90,000, कभी आप सुनते हैं 94,000, 90,000 की बहाली, तो कहीं चल रहा है 94,000 की बहाली। ये आप बात हो रही है प्राइमरी टीचर की। नहीं, प्राइमरी टीचर में जो है 2 तरह के पोस्ट हैं, आप सभी जानते हैं, 1 to 5 और 6 to 8। तो मैं सबसे पहली चीज आपको ये एक बात बता दूं कि ये जो बहाली है 90,000 की जो आप बात कर रहे हैं, सभी के दिमाग में जो 2017-18 में बीएड पास जो टीईटी उत्तीर्ण, सीटेट उत्तीर्ण करके मित्र आए हैं और इस बहाली में अपना उम्मीद जता रहे हैं कि उनकी बहाली होगी, तो बात को समझिएगा। अगर हम 1-2 नियोजन की इकाई की बात करें, अगर मान लीजिए नियोजन इकाई हमने बात किया, ये फर्स्ट नियोजन इकाई है, सेकेंड नियोजन इकाई है, थर्ड नियोजन इकाई, राइट। 1-2 और बात कर ले हम, 4 और 5, 5 नियोजन की बात हम करते हैं। एक एक मित्र देखिएगा, कई चरण में ये बहाली जाता है ना। जैसे अगर कोई एक मित्र है, जैसे मिस्टर ए अगर मित्र ये क्या किए कि ए में भी अप्लाई किए, बी में भी अप्लाई किए, थर्ड नियोजन इकाई में भी अप्लाई किया, फोर्थ में भी किया और 5th में भी किया। बात को समझना है। ये मिस्टर अमलेश जो है, ये नियोजन इकाई 1 में भी अप्लाई किए, 2 में भी अप्लाई किए, 3 में भी किए, 4 में भी किए, 5 में किए। बात को समझिएगा। और मिस्टर बी जो है बिमलेश, मिस्टर बिमलेश भी क्या कर रहे हैं, ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, 5 जगह इन दोनों लोगों ने आवेदन दिया। बात समझिएगा। और सब नियोजन इकाई में अगर एक ही सीट है तो होता क्या है मित्रों, होता ये है कि अब मिस्टर ए जो है, ये अब सब जगह है, अब सीट सब जगह एक ही है। तब नियोजन इकाई क्या करती है कि इनको नियुक्ति पत्र कहीं एक जगह ये ज्वाइन कर लेते हैं। अगर ये कैंप भी लगा है, मान लीजिए कहीं कैंप लगा, तो कहीं तो ये एक ही जगह जाएंगे। अब जब एक जगह जाते हैं, अब बी वाला समझिए क्या होता है। बी वाला बेचारा भटक रहा है कि मेरी नौकरी कहीं से हो जाए। अब क्या करेंगे कि जहां सोचिए कि ये अगर नियोजन 1 में ही चले गए, यहाँ ये ज्वाइन कर लिए, बाकी सीट खाली रह गया यहाँ और 4 नियोजन और 5 नियोजन इकाई। जब 2 में भी नियोजन इकाई, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में जब एक सीट खाली है, बात को समझना है। अब होता क्या है कि यहाँ C-D-E-F नीचे जो है लाइन में लगे हुए हैं। अब जब ये लाइन में लगे हैं तो होता क्या है कि ए वाले के प्रमाण पत्र पर ध्यान दीजिएगा, ए वाले यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन ए के जगह नियोजन इकाई वाले जो पदाधिकारी होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी लड़का को खड़ा करा देते हैं ए का प्रमाण पत्र लिए हुए कि हाँ ये यही है, जिनका मार्क सबसे ज्यादा है। और बी उनको पहचानता नहीं है, सी उनको पहचानता नहीं है, वो यही समझता है कि जो मुझ में टॉप में है और एक में एक ही जगह सीट है। बात को समझना है बड़ी गहराई से। पैसे का खेल बस ऐसे ही ड्रामा होता है। आप कैंप लगाते रहिए और बहाली करते रहिए, और इसके समाधान पर भी मैं चर्चा करूंगा कि ये बहाली प्रक्रिया कैसे पूरी होगी कि पूरी बहाली 100% सीट भर सकता है। मित्रों, तो होता क्या है कि ये तो एक जगह ज्वाइन कर लिए, और ये 2, 3 नियोजन इकाई, 4 नियोजन इकाई, 5, 5वें जगह सभी ए का मार्क्स है। और नियोजन इकाई इस बात को जानता है कि ये आने वाला है नहीं, ये तो चला गया अपने जिला में। अब बाकी बी, सी, डी अपना ये समझते हैं कि ये तो यहाँ टॉप में है, ये भी यहाँ टॉप में है। अगर वो 2 जगह 3 जगह देखता भी है, लेकिन यहाँ लड़का आके खड़ा है, कह रहा है क्या कि हम ही ये है, वो तो नियोजन इकाई उसको खड़ा कराया है जाली, बस दिखाने के लिए कि भाई जो सबसे ज्यादा नंबर वाला यहाँ है, एक ही सीट है, इसलिए बाकी सब लोग आप अपने घर जाइए।
और बाकी यहाँ इस लाइन में जो सबसे कम नंबर वाला है, चाहे उसमें जो भी हो, जो पैसा दिया है, जो 4 लाख दे के यहाँ सेटिंग करके बैठा है नियोजन इकाई से, ये 4 लाख वाला मिस्टर एम जो है ना, मनी वाले मिस्टर एम की बहाली ये नियुक्ति पत्र देते हैं। ये प्रक्रिया सेम डे न करके ये अगले दिन भी कर लेते हैं, क्योंकि नियोजन पत्र इनको देना है, विभाग को जो रिपोर्ट देना है वो नियुक्ति पत्र में एक दिन पहले जो कैंप लगा, कल लगा था तो कल ही का डेट डालेंगे, लेकिन नियोजन प्रक्रिया ही काले पूरा करेंगे। इसको एम को नियोजन पत्र देना और रात को दे देंगे, शाम को दे देंगे, कभी दे सकते हैं जब सारे कैंडिडेट को इनको भगा ही देना है। तो इस प्रकार से मित्रों हुआ यह है कि जाली वालों की बहाली हुई है, मनी वाले मिस्टर मनी वाले जो है बोर्ड पर और जाली वाले रोड पर, ये कहानी हुआ है बिहार में। और यही कारण है कि अभी 1 लाख शिक्षकों में से लगभग 50% का 40% का अभी तक फोल्डर जमा हुआ, 60%, 1 लाख में 40% लोगों का फोल्डर जमा हुआ, अभी 60% मतलब अबाउट 60,000 टीचर्स आर फ्रॉड इन बिहार। आप इमेजिन करिए कि अभी 60,000 का खेल भी चले तो 60,000 शिक्षकों का कितना करोड़ों रुपया हर महीना सरकार पेमेंट पानी की तरह बहा रही है, और उसका प्रभाव, जाली शिक्षकों का प्रभाव बिहार के एजुकेशन पे क्या पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूं मित्रों आपसे, आप सभी को ये डिसाइड करना है। ये जो बहाली प्रक्रिया अभी भी आप चल रहा, बड़ा खुश है, कैंप लगा दो, कैंप लगा दो, क्या ये जाली वाला बहाली रुकने जा रहा है? जितने जाली शिक्षक है क्या उनको हटाया गया? आखिर वो रिक्ति कहां गई? मैटर नंबर 1, जहां पैसे का खेल चलता है। मैटर नंबर 2, दिमाग में रखने वाली बात यह है कि आप जो ये समझ रहे हैं 90,000 94,000, मित्रों ये सब 2012 के पहले की रिक्ति है, इसमें कोई नई रिक्ति ऐड नहीं हुई है। 2012 से 13 में कैंप लगा, सब बहाली ऐसे ही चलता गया, कुछ सीट खाली रह गई। अब मान लीजिए जिस नियोजन इकाई में क्या हुआ, जब इतने सारे लोग हैं कोई पैसा नहीं दिया, या इसमें क्या हुआ कि SC ST का सीट था, कैंडिडेट नहीं है, तो SC ST का सीट, अब देख लीजिए हर नियोजन इकाई में SC ST का सीट जो था, क्योंकि कैंडिडेट नहीं थे तो उसमें आज भी है। आप जनरल BC का सीट देख लीजिए, बहुत कम है, जिला में 1 2 3 ऐसा मिलता है सब्जेक्ट का। जनरल का और BC EBC का कैंडिडेट बहुत कम, सीट ही नहीं है उसमें, कैंडिडेट है क्योंकि सीटेट लोग बहुत लोग पास किया, फिर 2017 वाले आ गए, रिक्ति रही आपका बैकलॉग ही, तो नया सीट ऐड हुआ नहीं। तो बहुत सारे मित्रों की आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 90,000 94,000 चिल्ला रहे हैं ना, इस प्रक्रिया से फिर बहाली होगी। आप देखिएगा ये 90,000 की आप बात कर रहे हैं ना, 9,000 टीचर जो योगदान कर ले तो बहुत है, इसमें 9,000 लोगों की भी ज्वाइनिंग हो जाए तो बहुत है। और ना तो जाली बहाली रुकने जा रही है, ना पैसे का खेल बंद होने जा रहा है, क्योंकि नियोजन इकाई वही है, अधिकारी वही है। आज तक आपने सुना है 15 साल से बिहार में सुशासन की सरकार है, 15 सालों से शिक्षक बहाली चल रहा है। 2003 से शिक्षा मित्रों का कॉन्सेप्ट आया और 2003 से अभी तक सोच लीजिए, इतने वर्षों तक बहाली प्रक्रिया हुई। आपने सुना है किसी BDO को, किसी BO को, किसी प्रमुख को जेल हुआ हो? क्यों? जब इतने बड़े व्यापक पैमाने का फ्रॉडबाजी चल रही है, क्योंकि ये सारा सिस्टम ताना बाना बुना हुआ है, सब एक दूसरे से कनेक्ट है, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इनको रोके तो कौन कोड़े। जब पूरा सिस्टम ही हैक है, नीचे से ऊपर तक जहां चोर बैठे हो, अब कैसे ईमानदार लोग चाहेंगे शिक्षक बन जाएंगे? हमारे जैसे, मैं आपके जैसे टैलेंटेड लोगों को, जितने विद्वान मित्र हम लोगों के बीच में हैं, उनकी जरूरत बिहार के शिक्षा विभाग को है ही नहीं। आप निजी विद्यालय चलाइए, निजी ट्यूशन चलाइए, कोचिंग चलाइए, आप खुद पे आत्मनिर्भर बनिए। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, इनके भरोसे आप रहिएगा। पैसा नहीं है तो आपकी नौकरी नहीं होने जा रही है। अगर इनको नौकरी देना है तो मैं उसका रास्ता भी बताता हूं मित्रों, लेकिन ये चोर करेंगे नहीं, इसलिए मैं इनको चोर बोल रहा हूं। मुझे इसका डर भी नहीं है, क्योंकि मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि ये सब चोर हैं। मैं पूरा सबूत के साथ ये कर सकता हूं, और ये है, आप खुद देखेंगे तो मालूम चलेगा कि सारा सिस्टम को चोर बनाया गया है। क्यों? एक लड़के को 200 आवेदन देने की क्या जरूरत है कि 2000, ये 200 पूरे बिहार में 200 नियोजन इकाई में घूम घूम के पैसा खर्चा करके आवेदन देगा? अभी भी आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, एक लड़का अगर एक जिला में 50 नियोजन इकाई में आवेदन दिया है, तो आप उसको एक जगह एकीकृत करो ना, उस सारे फाइल को एक जगह लाओ कंप्यूटर, तो आपका मार्क्स के हिसाब से अरेंज कर देगा। आप भेज दो, जिला में जो मेरिट बनेगा ना, मालूम चल जाएगा उसमें कौन लड़का कितने नंबर पे है। वो अपना देख पाएगा कि जिला में मेरा क्या पोजीशन है, जिला में कई गो रिक्ति है।
अब जिला लेवल पे इसको बहाली को सेंट्रलाइज करो, लेकिन ये करेंगे नहीं। तो करेंगे तो फिर रुपया कहां से आएगा? आप देख लीजिए, अभी मुखिया का अधिकार खत्म था, जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया, फिर सरकार ने क्या किया? वो मुखिया नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से फिर उन्हीं को पावर दिया गया, परामर्शदात्री एडवाइजरी कमिटी बना दिया इन्होंने। एडवाइस देने वाले कौन है? वही मुखिया है, वही प्रमुख है। फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि बहाली प्रक्रिया फिर, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए, जनप्रतिनिधियों को पैसा चाहिए। मैं पूछता हूं मित्रों कि अगर बिहार सरकार टीईटी आयोजन करती है, टीईटी का आयोजन होता है, बिहार सरकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति टीईटी आयोजित करती है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास रिकॉर्ड है कि हमारे पास कितने लड़के टीईटी क्वालिफाई हैं। तो जब टीईटी क्वालिफाई लड़कों का लिस्ट उसके पास है, तो जिला लेवल पे फिर दूसरा बार उसको आवेदन देने की क्या जरूरत है? आप उसके सर्टिफिकेट का जांच करो ना, उसको ज्वाइनिंग दो, उसको बुलाओ, काउंसलिंग के लिए लेटर जारी करो और काउंसलिंग करो, बुलाओ। अगर उसका सर्टिफिकेट सही है तो उसको योगदान कराओ। फिर दोबारा आवेदन देने की क्या आवश्यकता है? ये तो आप पैसा कमाने का ड्रामेबाजी, नौटंकीबाजी चल रही है। बहुत सारा विभाग आप देख लीजिए, रेलवे का एग्जामिनेशन होता है, आप फॉर्म भरते हैं, आप परीक्षा देते हैं, रिजल्ट होता है, फिर आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है क्या? अकॉर्डिंग टू रिजल्ट रेलवे क्या करती है? अपॉइंटमेंट करती है। लेकिन यहाँ क्या होता है? आप बैंकिंग का फॉर्म भरते हैं, आप थोड़ी सी बात देखिए, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्यों नहीं होता? जितना सीट होता है उतना रिजल्ट आता है, उतना लड़के जाते हैं, उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है। चोर लोगों का गुजारा नहीं है उसमें। आप ये नहीं सुनेंगे जाली सर्टिफिकेट में बैंक में चला गया, जाली सर्टिफिकेट रेलवे में चला गया, क्योंकि उसके आप सोचते हैं फोर्स में चल जाए कोई जाली, क्योंकि उसके सर्टिफिकेट की जांच की जाती है। लेकिन यहाँ किस आधार पर उनको पेमेंट दिया गया? एक टीईटी पे, मैं आपको बता रहा हूं, किसी जिले का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जितने टीईटी लड़के पास थे ना 2012 में, उससे ज्यादा बहाली हो गई है और ओरिजिनल टीईटी वाला लड़के रोड पे घूम रहा है। मेरे जैसे हजारों लड़के, मेरे मित्र, मैं सारण टीईटी अभ्यर्थी संघ का अध्यक्ष भी था उस समय। अभी भी जो 17-18 वाले बने, फिर हम सचिव हमको बनाया गया। मैं नहीं चाहता था उधर इन्वॉल्व होना मित्रों, चूंकि मुझे पढ़ना था, लेकिन फिर भी मित्रों का मुझमें ऐसा आस्था था कि नहीं जेपी भाई आपको रहना ही रहना है। तो मैं अभी सारण टीईटी अभ्यर्थी संघ का सचिव भी रहा हूँ। चंदन शर्मा जब अध्यक्षता करते थे हम लोग का पटना गर्दनी बाग में, कितना बार धरना प्रदर्शन चला, और एक नहीं कई शिक्षा मंत्री भूषण पटेल से मैं देखता आ रहा हूं। मित्रों, भूषण पटेल जी के बाद आपके वो चुनाव लड़े थे, कौन थे? एडवोकेट जनरल पीके शाही जी आ गए, पीके शाही गए तो फिर उसके बाद आपके अशोक चौधरी जी आ गए, अशोक चौधरी फिर गए तो अशोक चौधरी के बाद कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी आ गए। कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिससे हम लोगों ने फेस टू फेस आमने सामने बैठ के बात नहीं किया हो। अभी आपके महाराज जी आ गए हैं, विजय नारायण चौधरी जी। अभी नारायण जी को, इनको तो उनकी तो बात समझ की आती है। एक बुढ़ा आदमी जो है जिनकी बोली सुन के लगता है नेता जैसा लपेटने वाली बात होती है, लंबा इतना लगता है मैच्योरिटी है, लेकिन वो मैच्योरिटी फिर वही आपको घुमाने की ही मैच्योरिटी है। कोई मैच्योरिटी नहीं है इस आदमी में। इसलिए मैच्योरिटी नहीं है, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि इसलिए मैच्योरिटी नहीं है कि जो अभी 30,000 10+2 के जो बहाली चल रही थी, भाई मेरे वो 2012 के कैंडिडेट थे, 2012 के मित्र जो क्वालिफाई थे, उनके बैकलॉग रिक्ति की बहाली 30,000 थी। आप उनको कह रहे हैं कि अब उनको नवसृजित विद्यालय में भेजेंगे। अरे भाई, नवसृजित के लिए तुम अलग से जो सीट नहीं है, अलग से उसका सीट का सृजन किया गया। नए जो स्टेट 2017-2019 जो लड़के क्वालिफाई किए, आपने जो अभी रिजल्ट दिया है उसका, कुछ 3 विषयों का रिजल्ट भी अभी तक बाकी है। आप कैसे उसको, आप क्या वजह था पहले सीट आप दे दिए? उसमें रिक्ति में अधिसूचना में आपने हर विषय का सीट का भी दे दिया है कि किस में कितनी रिक्ति है। आप फिर ड्रामा कर रहे हैं कि उसमें जो बहाली हो जाएगी, फिर उसमें जो बचेंगे फिर इसमें आएंगे। यार ये कौन ड्रामा चल रहा है? कोई ड्रामा है क्या? जो मन में आया सो कर दिए, कोई नियम कानून कोई चीज नहीं है। अब कोर्ट दे दिया उनको आदेश। अरे भाई, कोर्ट दे दिया तो बिहार सरकार की एक कमी है ना, आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं किया। कोर्ट भी इतना अज्ञान तो नहीं है कि कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई उन्हीं की जिंदगी भर बहाली करते रहो, जो नए लोग आएंगे उनका सारा सीट पहले उनके लिए फुल कर दो। ऐसा कोई नियम है? अब 2012 वाले टीईटी केस कर दें, 2012 वाले 90,000 94,000 पे जाके सीट केस करें कि मेरी बहाली तो हुई नहीं, तो फिर ये 17-18 वाले इसमें कैसे आ जाएंगे? पहले मेरे लिए सिक्योर कर दो, मेरा सीट बहाल फुल हो जाएगा, उसके बाद ना 17-18 वाले आएंगे।
तो ये तो नौटंकी चलेगा ना भाई। आप मेरिट इसीलिए बना रहे हो, हर साल सीटेट होता है, तो सीटेट होता है, सेंट्रल विद्यालय में भी बहाली होती है, तो उसमें जो बहाली होती है जितने उस समय एलिजिबल होंगे अप्लाई करते हैं, जिसका मेरिट होगा जो वो सीट होगा बहाली होगी उनकी, तो ये चीज होता है। लेकिन यहाँ तो जैसे नौटंकी चल रहा है। अब एक चीज पूछने वाली बात है, मैं मित्रों थोड़ी थोड़ी बात रखना चाहूंगा एक वीडियो में, क्योंकि काफी बड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, 40 मिनट 50 मिनट एक घंटा का, और पता नहीं अब इतना ज्यादा भ्रास है कि मैं क्या बोलूं, बोलता हूं तो बोलते चला जाता हूं, किसी स्टेज पे भी मैं जाता हूं तो लोगों को मना करना पड़ता है, जीपी भाई अब ज्यादा हो रहा है। तो इतना ज्यादा भरास है, इतना ज्यादा दर्द है कि मित्रों निकल ही जाता है। अब जो बात है एसटीईटी की बात करें 2021 की, जो रिजल्ट अभी तक मित्र लेके आए हैं, बताइए उसको इनकी मनसा होती, अगर इनकी नीति नियत होती कि विद्यालय में शिक्षक जाएं तब तो बहाल करते, लेकिन मनसा तो कहीं से दिख नहीं रहा है, नीति तो इनकी है नहीं कि बहाल करें। अगर ऐसी बहाली की नीति होती, अब पूछ रहे हैं एसटीईटी का इन्होंने एग्जाम लिया, सीट के हिसाब से आपने रिजल्ट दिया, भाई जब आपने दे दिया आपके पास डाटा भी है कि कितने लड़के कितने कैंडिडेट हमारे किस विषय में क्वालिफाई किए हैं, आप फिर नौटंकी कराओगे, हर जिला वाइज जाओ अप्लाई करो या सेंट्रलाइज भी करो, क्या जरूरत है भाई सेंट्रलाइज का? आपको सेंट्रलाइज फिर दोबारा आवेदन लेने की जरूरत क्या है? सब्जेक्ट वाइज लड़के आपके पास क्वालिफाई है ना, जिला वाइज उसको भेज दो सिची, आप जिला वाइज भेजो और जिला वाइज देखो कितने लड़के, सब उसका अपने अपने जिला में अपने घर में नौकरी हो जाएगा। मनसा इनकी हो तब ना, मनसा तो आपको दौड़ाने का। अभी सेंट्रलाइज करेंगे कि फिर एकेडमिक आधार पर मेरिट बनाएंगे या आपको फिर जिला वाइज दौड़ाएंगे, अभी तो इनका खुद प्लान है नहीं, इनकी प्लानिंग क्या है कुछ पता नहीं चलता है। अब देखिए अभी एगो न्यूज सुना भाई क्या कि भाई फिजिकल वाले मित्र पास करके एसटीईटी पास करके बैठे हैं। अब आया क्या कि कैबिनेट से उनको पास होगा, रिक्ति ये पास नहीं है। अरे भाई कौन बेवकूफ वाला खेल चल रहे हो, जब रिक्ति था नहीं तो फिर परीक्षा कैसे ले लिया? अब परीक्षा लिया तो फिर कह रहा है कैबिनेट से पास करवाएंगे। अभी कौन पास करवाओगे भाई, पहले कहां से पास करा के परीक्षा ले लिए? अभी देखिए एसटीईटी का सीट वाइड रिक्ति जारी किया, एग्जाम लिया, रिजल्ट दे दिया, अब फिर देख रहे हैं फिर रिक्ति मांगा जा रहा है। अब रिक्ति ये कई लोग आता पता नहीं। अब नौटंकी देखिए कैसा नौटंकी चल रहा है, सब आईएएस लोग बैठे कहते हैं आप आईएएस है, कौन आईएएस है, हमको शिक्षा मंत्री बना दो, देखो हम 6 महीने का इस तरह का सोल्यूशन निकाल के सबका बहाली करा लेते हैं कि नहीं। अब एक और चीज है, थोड़ी सोचिएगा कितना विचित्र बात चल रहा है। थोड़ा सा मित्रों थोड़ी सी बात हम करेंगे, देखिएगा कितना रोमांचक फैक्ट है ये कि नौटंकी कैसे इनको दौड़ाने वाला नौटंकी कराना है। ठीक है, बराबर इनको अखबार में केवल न्यूज चाहिए, पब्लिक अखबार पढ़ती है, अखबार पढ़ता रहे। बिहार में खूब बहाली हो रही है, शिक्षकों की बहाली यहाँ एकदम हमेशा चलते रहता है। ठीक है ना, जो गार्जियन है ना पढ़ पढ़ के पक जाते हैं, जो कैंडिडेट हैं वो बताते बताते जो है उनकी हालत खराब हो जाती है। जब पिताजी कहते हैं, उनके घर के लोग कहते हैं बेटा अब की तो बहाली हो जाएगा, अब की तो लड्डू बांट दे, लेकिन पता नहीं उसके घर में लड्डू बंटेगा कि बेचारा अपना जान गंवाएगा कोरोना से, या एज खत्म हो जाएगा। कितने मित्र साथ छोड़ भी दिए, नहीं शिक्षक बनने की आस में उनको अपना जान तक गंवाना पड़ा। अब एगो चीज बताते हैं, सोचने वाली बात है भाई, जो भी बहाली की बात है। अब एगो चीज है, सोचिएगा। अब बात करते हैं, अगर 1 to 5 में ही बहाल करा दिए या 6 to 8 की बात कर रहे हैं, अभी तो ये बहालियां कर रहे हैं ना। अब मान लीजिए हम अपनी बात कर रहे हैं भाई मेरे, हम 2012 में भी 2012 में हम टीईटी क्वालिफाई हैं, फिर 2017 वाला में हुआ, 18 में रिजल्ट आया, इसमें भी टीईटी क्वालिफाई है। अभी ए स्टेट आया, ए स्टेट मतलब फर्स्ट पेपर है ना, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, ये दोनों हम क्वालिफाई हैं। बात बताएंगे जरा, इसको समझिएगा। फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर, अच्छा सब्जेक्ट है मेरा इंग्लिश, ए स्टेट में मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। अब एक बात बताइए, अगर ईमानदारी से बहाली कर लिए तो अंग्रेजी में मतलब लोग सुनता है ना कि हम 2012 के टीईटी है, एमए बीएड है, मेरी बहाली नहीं हुई, तो लोग हम पे हंसता है यार, इंग्लिश में तो कैंडिडेट नहीं था, आपकी बहाली कैसे नहीं हुई? अब भगवान ही जानते हैं, मैं तो फाइल लेके ढूंढता रह गया। अभी 2014 की एक बहाली चल रही है,
अभी केस चल रहा है जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार में, और उसका डिफेंस भी मैं खुद से करता हूँ। मैंने एडवोकेट भी नहीं रखा है, क्योंकि मुझे डर नहीं है नौकरी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम, अब देख लीजिए भी सिस्टम कोर्ट का 31 दिसंबर को जज साहब का रिटायरमेंट हुआ, और रिटायरमेंट के बाद अभी जून चल रहा है ना, जून हो गया, 6 महीना बीत गया, अभी तक कोर्ट में जज का अता पता नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, कोर्ट खाली चल रहा है, अभ्यर्थी जो है परेशान है बेचारा। अब 6 महीना से हो गया, पता नहीं जान ले लेगा तब वहां जज साहब आएंगे। तो वही अब सन्नी देओल वाला डेट पे डेट, तो आप सब तो जानते ही सब चीज, ये कोई नई बात है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, मनसा इनकी होती तो ये क्या कर रहे हैं नौटंकीबाज लोगों, इन नौटंकीबाजों को थोड़ा सा समझिए। अगर मान लीजिए ये बहाली अभी कर रहे हैं, अभी हम चले गए, हम ज्वाइन कर लिए मान लीजिए मिडिल स्कूल में, ठीक है, हमने ज्वाइन किया मिडिल स्कूल में, अभी आप ये 90,000 की बात कर रहे हैं, 90,000 के बहाली में, ठीक है, हमने ज्वाइन कर लिया। अब देर सबर तो फिर कराएंगे हाई स्कूल 10+2। अब जब इसमें बहाली होगी मेरी, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको छोड़ के आ जाएंगे यहाँ। अरे भैया, तुम्हारा मनसा नियत ठीक है, तुमको मेढक की तरह लोगों को कुदाना नहीं है, तुमको पढ़ाने से मतलब है, तो तुम ऐसा करो ना, सबसे पहले तुम यहाँ भरो ना सीट, सबसे पहले 10+2 की बहाली करो। 10+2 की जो बहाली होगी, कितना रिक्ति है, कितना कैंडिडेट है, तुम मिला लो ना, एक कैंडिडेट बचेगा, तुम्हारा सीट भी खाली रह जाएगा। सारे अभ्यर्थी को पता है कि बिहार में 10+2 में कितना सीट है, हाई स्कूल का भी सेम स्थिति है, वो चाहे 2012 वाला हो चाहे 21 वाला हो। लेकिन ये सब बेहुदा जो है ना, ये सब बेहुदा का काम ही है, पढ़ा लिखल को कोई घुमाता है, ठीक है। अब पढ़ा लिखल लोग राजनीति में क्या कहता है ना, राजनीति से मतलब नहीं है, अरे भैया पार्टी बनाओ, ठीक है ना, और किसी से नहीं होता बोलो सो हम ही आगे आते हैं। एगो पार्टी बनाओ पूरे बिहार में, जब 7 लाख ट्विटर कर सकते हो ना, एक कैंडिडेट, एक बिहार का पढ़ा नहीं युवक, ठीक है, अगर 50 गो वोट का तय कर लेना, तो 7 लाख वोटर सोच लीजिए, 7 बचे 35, कितना वोट जो है, एक आदमी 50 गो वोट का मैनेज करेगा, तो सोच लीजिए कितना वोट करेगा, बिहार का तख्ता पलट देगा। ये ट्विटर कर लेते हैं, लेकिन उस समय जो है राजनीति से कहते ना भैया, और कोई अपना जात धर्म देख के पार्टी लड़ता है। बेरोजगार का कोनो पार्टी नहीं होता है, ना कोनो पार्टी बना पाता है ना। सबसे बड़ी दुखद स्थिति तो ये है। हम पूछते हैं, हम देखिए जन प्रगति बनाने का मेरा एक ही चीज है, अब देखिएगा मोस्टली उसमें मेरे स्कूल का वीडियो होता है, लेकिन जन प्रगति मैंने इसलिए रखा है कि जनता की प्रगति हो, है ना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो है कैसे अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए देश की जनता के लिए, तो मित्रों मैं भी बहुत प्रभावित हूं उनसे, और इसलिए मैंने इसका नाम जन प्रगति रखा है कि जन प्रगति कैसे हो, ठीक है। इसके लिए आप लोग मेरी बात अगर अच्छी लगती हो तो इसको हर जन तक पहुंचाइए, बिहार की एक जनता तक ये वीडियो जानी चाहिए। कम से कम आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, इससे कम से कम मेरा हौसला बढ़ेगा। और हम आने वाले हैं उद्योग नीति पे, शिक्षा नीति पे, ठीक है, बेरोजगारी पे, बहुत तरह पे अब हम वीडियो थोड़ा लाएंगे, क्योंकि मेरा पीएचडी का वाइवा फंसा हुआ है, थोड़ा उससे फ्री हो जाए, मेरा पीएचडी भी हो जाता है, उसके बाद मैं आश्वस्त हो जाऊंगा, पढ़ाई लिखाई मेरी पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद मित्रों ये सब चलेगा। तो सोचने वाली बात है, जब तक ये सिस्टम में चोर लोग बैठे हैं, इनको क्या कुछ समझ नहीं आता है, हमको तो नहीं लगता है कि ये इतनी बात समझते हैं। अगर मनसा इनका क्लियर है कि भाई सब बेरोजगारी दूर करे, ये सब झूठ बोलता है, नेता सब क्या करता आता है, फेंक के चल जाता है, और सब आदमी फेंकने में बड़ा हम लोग ताली पीटते हैं। जब भाषण देता है, एक आता है कहता है 10 लाख रोजगार देंगे, तो दूसरा आता है कहता है 20 लाख नहीं 19 लाख देंगे, मतलब दुगना नहीं कहता है कि लोगों को लगेगा अरे तो फेंक रहा है भाई ना, तो वो कहता है 10 लाख ना हम 19 लाख देंगे, लो भैया 19 लाख। अब पता नहीं, अब तो 1-1.5 साल बीत गया, अब 19 लाख में पता नहीं 1 लाख कहीं रोजगार दिया कि नहीं दिया, और ना ये देगा, ये तो सब झूठा पार्टी हो गया है। कोनो पार्टी का हम बात बोला, सब सरकार आप देखिए लिए, बिहार में जितना पार्टी है सब देख लिए, अब एक एक पार्टी बचा है, वो बेरोजगार है, वो जन प्रगति पार्टी हम लोग बनाएंगे, है ना। अगर नहीं नौकरी ना होगा, पढ़ लिख के इतना MA BEd MAd करके तो चिपड़ी तो नहीं पातेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं अब सब बताइए, परीक्षा जो होता है, टीचर बनने का सपना था, टीचर का जो परीक्षा ले रहा बेटा पास से कर जा रहा है, अब पास कर रहा है, बहाली तुम करेगा नहीं तो क्या करेंगे। अब बस्ता तो वही है, रोड पे जाके भीख मांगेंगे, वोट का भीख मांगेंगे, दूसरा तो कोनो उपाय है नहीं। इसके लिए बेरोजगारों को भी तैयार रहना पड़ेगा। हर डिपार्टमेंट में मेरी इच्छा यही है कि हर डिपार्टमेंट में जितना रिक्ति हर साल होता है, हर साल बहाली होनी चाहिए। अगर हर साल बहाली होगा ना, तो हर विभाग में जो है कार्य क्षमता बढ़ी रहेगी।
है ना? कभी सुने हैं कोनो शिक्षा मंत्री आपका कहीं स्कूल में जाता है? हमें को देखो मनीष सिसोदिया को देखे दिल्ली में गए, अपना से जाके विद्यालय में घुसा, करछुल से दाल निकाल के दिखा रहा हेडमास्टर को, और प्रिंसिपल का तो हालत खराब है। बोला बताओ तुमको इसी पानी वाला दाल का हम तुमको पैसा देते हैं? सर 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 सॉरी सर सॉरी सर, बताओ तुम्हारे बेटा को घर पे ये दाल खिलाता है? लेकिन आपका शिक्षा मंत्री ऐसी छोड़ के कभी गया है कौन स्कूल में? सुने कहीं खाना खाया हो? कहीं जाके पूछने वाला हो कौन टीचर टाइम पे जाता है नहीं जाता है? तो सारा चोर बैठा हुआ है नीचे से ऊपर तक। हम एकदम कहने में तनिको सा हमको ही नहीं है भाई मेरे, ठीक है? क्या अब ये देखते बच्चा से बड़े हो गए, है ना? किसी का इच्छा शक्ति नहीं। अगर इच्छा शक्ति है तो मैं सबका रास्ता भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं नेता हूँ कोई फेंक रहा हूँ, है ना? आई सब जानबूझ के कोटा कचौड़ी आपसे करवाता है। जितना टाइम खींचेगा, अब ब्लाइंड केस वाला बताइए कौन केस था जी? वो 4% मांग रहा था, ये 4% दे नहीं रहे थे। जब लंबा टाइम हो गया तब देख रहा है कि भाई 4% देने के लिए एग्री हो गया। भाई तुमको नहीं बुझाता था कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रूल है? सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल भी तो पढ़े होंगे कि संविधान में डिसेबल पर्सन को क्या मिल रहा है। अब फिर एग्री हो गया, अब बताइए कोर्ट को इसमें क्या करना पड़ा? कोई डिसीजन देना पड़ा? वो बिना मतलब का टाइम खत्म हुआ। किसका टाइम खत्म हुआ? नौजवानों का गया। 17 में टीईटी पास किया, 19 में ये लोग अपराधी चुनाव आया था जी, ये लोग को बहाली याद पड़ा। चुनाव हो गया तो काम खत्म, कुर्सी मिल गया, टेंशन नहीं है। तो बात तो ये है, बहुत सा दर्द है मित्रों, समझना है। लेकिन अब यहाँ देखिए, अगर 10+2 का बहाली करेगा, अब जो लड़का हाई स्कूल में है 10+2 में है, तो भाई अगर हाई स्कूल में पहले हुआ ज्वाइनिंग तो फिर अगर 10+2 में करेगा, हाई स्कूल छोड़ के 10+2 में जाएगा, देवे करेगा। कोई शक है इसमें किसी को? अब हम ही तो सोचेंगे ना मेरा 10+2 में हो रहा था भाई, मिडिल में हाई में हम काहे करेंगे? नहीं करेंगे। अब तो सीधी सी बात है, अब तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात सोच रहे हैं, नेट का फॉर्म भरे हैं भैया, आपकी पीएचडी हो ही जाएगा। तो हम कहा जाने जाएंगे बिना मतलब का ही करने। लेकिन फिर भी खैर कोई बात नहीं मित्रों, अभी की बात करें वर्तमान में जो है, तो सबसे पहले 10+2 की बहाली होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि वो लड़के फिर नीचे नहीं सोचेंगे, 10+2 में चले जाएंगे। अभी मिडिल स्कूल वाला बताइए खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले ही से खाली रहेगा। जिस भाई का सीटेट किया है, बीटेट किया है ना, वो कम भी मार्क्स है तो सबका बहाली का चांसेस रहेगा। दूसरी बात कि इसमें जो है सब बैकलॉग रिक्ति है 90,000 वाला, 2012 के पहले आप लोग जान लीजिए। 2012 से 22 हो गया, 10 साल में कितना टीचर रिटायर किया होगा, कितना लोग मरे होंगे, इसका डाटा आपके पास नहीं है। आप लोग मांगिए, सूचना के अधिकार से मांगिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, तब मालूम चलेगा कि वस्तु स्थिति अभी ऐसा ही 3.5 लाख शिक्षक का खाली नहीं ना है जी। अब 3.5 लाख का हिसाब किताब लगाइए ना कितना है। हम तो यही समझ रहे हैं। अब ये नौटंकी बात सबको देखिए कि अब भाई जो 30,000 का हाई स्कूल में जो चल रहा है ना, 30,000 की जो बहाली प्रक्रिया आपका चल रहा है हाई स्कूल में, यानी कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में, है ना, हाई स्कूल और 10+2 में, है ना। तो ये समझ लीजिए कि इसमें ना तो आपका इंग्लिश में कैंडिडेट है, ना तो फिजिक्स में है, ना तो केमिस्ट्री में है। अरे भैया 13-14 ना तो बोटनी में है ना बोटनी में है, ना जोलॉजी में है। जोलॉजी में भी कैंडिडेट नहीं है, ठीक है ना। जोलॉजी में नहीं है, बोटनी में नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है, फिजिक्स में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है ना। तो नौटंकी का है वो चल रहा है सिर्फ स्टेट के लिए, क्या चीज के लिए? सोशल साइंस के लिए। सिर्फ सोशल साइंस का सीट भरने जा रहा है। और जो कैंडिडेट जितना है स्टेट वाला जो हल्ला मचाए हुए है, अब भकलोल जो है क्या है काम मत का वही हम लोगों से, ना तो भाई पकड़ के जेल में डाल देगा, फिर स्कूल चलाएंगे नहीं, है कि नहीं है? कहेगी तो चलिए रहा है। इतना भी रबीश है, सबका गोबर भरा हुआ है दिमाग में, इतना भी नहीं बुझा रहा है कि रे भाई इतना दिन से लड़का पढ़ लिख के रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, शर्म आनी चाहिए सबको। चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए सबको, ठीक है। कैसे मंत्री या संतरी बन जाता है, हमारे आपके जैसा लोग बना देता है वो सबको, ठीक है ना। बड़ी दुख है मित्रों, मुझे डर नहीं है इस बात का, जितना फेंकना इस वीडियो को फेंक दीजिए। और एक बात है, अगर शिक्षित समाज रहता ना हम लोग का, तो हर नागरिक जो है रोड पे आ जाता है कि शिक्षक बिहार में ताला बंद करो। जन आंदोलन चल जाना चाहिए, जो अपोजिशन के पार्टियां हैं वो सब स्कूल में तालाबंदी करवा देता, पब्लिक को करता कि पब्लिक ताला भरो। जिस विद्यालय में आपको 5,000 से पूरे बिहार में 5,500 वैसे विद्यालय है जहां एक टीचर है, वो टीचर का है कि खाली एडमिशन करना और सर्टिफिकेट टीसी काटना। अरे भैया जब टीचरें नहीं है तो फिर क्या कहा जाए। आज हमको एक हाई स्कूल के टीचर मिले, बोल रहे हैं कि 2 साल से तो ये हो रहा है, वो सिर्फ हेडमास्टर को जानता है, अकलल को जानता है। आया फॉर्म भरा, एडमिशन कराया गया, परीक्षा दे दिया, परीक्षा भी हो गया, रिजल्ट भी देखिए अब बड़ा बढ़िया आया है।
तो जब बिना पढ़े जो रिजल्ट बढ़िया आएगा तो टीचर का जरूरत क्या है। तो बड़ा कंडीशन क्रिटिकल है भाई बिहार का, है ना। ऐसे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरनी। अगर सुधारना है तो बहुत सारी चीजें आप सेंट्रलाइज, अब जिला में एक जिला का कैंडिडेट है, अब मान के चलिए 20 को प्रखंड है, सारण की बात करें तो सारण में 20 को प्रखंड है। अब 20 में अगर मान के चलिए कि अगर 10 गो 15 गो में मान लीजिए बीसी कैटेगरी का कोई लड़का है, कोई स्टूडेंट है, मेरे जैसा कोई भाई है बीसी कैटेगरी का, अगर 20 ब्लॉक में सीट है, 10 ब्लॉक में सीट है, 10 को आवेदन दे दिया। अरे भाई तो सब आवेदन को जिला लेवल पे लाओ ना, उससे मालूम तो चल जाएगा कि हाँ 10 गो सीट है तो हम 10 गो अंग्रेजी, अगर मान लीजिए अंग्रेजी विषय है उसका, तो अंग्रेजी में अगर बीसी में 10 नंबर में हुआ है तो उसका नौकरी पक्का, और नहीं है तो समझ जाएगा कि मेरा नहीं है, चल भाई अपना दिल्ली पंजाब कमाना है कि फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, वो सोच लेगा। तो वो भी फ्री है, सरकार भी फ्री की, उसका सीट पूरा हो जाएगा। दलाल हलाल जो पैसा के लिए बैठा हुआ है, चलबाजी चल रहा है, नहीं चलेगा। अब कौन समझाए ये सबको, कैसे समझाए भाई मेरे, नहीं वो तो सब अपने जो है उन्हें बैठ के एसी में बैठ के ये प्लान करता है कैसे ये सबको पेरना है, कैसे अखबार में न्यूज बनाना है कि लोग पढ़ता रहे कि हम लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एकदम सुशासन चल रहा है। शिक्षा में तो सुधार हो गया कि केरल को हम लोग पीछे छोड़ देंगे, विश्व गुरु बनाने जा रहा है, ये सब विश्व गुरु बनाएगा ना तो स्कूल में टीचर है ना कहीं शिक्षा मंत्री झांकी पांडे स्कूल में जाता है, चले विश्व गुरु बनाने, ये पता नहीं कौन गुरु बनाएगा। बिहार को तो रसातल में लेके जाएगा ना, ये कटोरा लेके लोग भीख मांगेगा, जैसा नहीं सबका दशा है ना। उद्योग धंधा सब बंदे हो रहा है ना। यहाँ का लड़का जाता है आसाम में या दिल्ली में या गुजरात में या महाराष्ट्र में जाके लाठी डंडा से पिटाता है, गाली खाता है, क्या करे बेचारा। मतलब बड़ी दुख होता है इस बात का कि मतलब कितनी छटपटाहट बेचैनी है, हम तो भाई समझ नहीं पाते हैं। इसलिए भैया जन प्रगति, थोड़ी प्रगति में हम चाहे जैसे योगदान हो सके, है ना। एक चीज सुधारने की देंगे, अभी पढ़े अखबार में डीएपी का दाम पहले 1200 रुपए था, अब 1900 रुपए भैया, 150 बढ़ जाते वो बात है, ये कोनो अथी है। किसान सबसे कमजोर पड़ा है, लाभ दो उस पर कि साला मर जाए वो, और कमाए के अनाज नहीं पैदा करिए, स्ट्राइक कर दे कि 1 महीना कोनो किसान जो है अनाज नहीं बेचेगा, अनाज किसान तो खा के अपना रह जाएगा कुछ, लेकिन अगर कह दे कि 1 महीना कुछ कोनो को ना देंगे तो सब तो मरेगा भूखे, सब नेतागिरी भुला जाएगा, सब एसी में बैठ के जो एथी कर रहा है, ड्रामा कर रहा है सब। बताइए 1200 से एक बार 1900 रुपया डीजल एथी का दाम, डीएपी का दाम होना चाहिए। अखबार आप भी पढ़ते हैं, समझते हैं। तो मित्रों एक चीज की बात हो तो मैं करूं, कितना करूं, बहुत सारी बातें। खैर यहाँ अभी आप बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक की बहाली की त्रुटि के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ये है। और जो STET 2017 वाले मित्र हैं, 19 वाले जो मित्र हैं, मैं मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। और जितने मित्र हैं 2012 वाले हैं, TET बीच में सीटेट वाले मित्र हैं, 18 में TET उत्तीर्ण है, सभी के साथ मेरी सहानुभूति है। मित्रों मेरी इच्छा है कि सबकी बहाली हो जाए, लेकिन इस सब पाखंडिया सबका जब तक गोबर नहीं हटाएगा ना, जब तक ये दिमाग में नहीं रखेगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार देना है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाली है। अभी जितना रिक्ति है और जितने सीटेट TET STET पास मित्र हैं, मैं समझता हूं कि एक अच्छे सिस्टम को लाया जाए। यानी सबसे पहले ऊपर 10+2 की बहाली करो, फिर हाई स्कूल की बहाली करो, जितनी रिक्ति है तुम ट्रांसपेरेंट पहले जारी करो, अप टू डेट। अगर अभी 2021 चल रहा है ना, 2021 के अगर हम लोग जून में है, जून महीना चल रहा है, तुम मई 2021 तक पहले टोटल सीट जारी करो, और पहले टोटल बिहार बोर्ड आंकड़ा दे कि कितना किस साल में कितना TET STET पास किया है। बस सिर्फ 2 चीज की जरूरत है, आप देख लीजिए, पता चल जाएगा कि बिहार में कितने मित्रों की नौकरी होगी नहीं होगी। पहले डाटा, लेकिन ये सब के नालायक के पास डटे नहीं है। अब हाई कोर्ट मांगा कि रे भाई डाटा दो, कितना TET STET पास है, कहां से डाटा देगा भाई, ये तो दौड़ा रहा है, ये तो खुद दौड़ा रहा है। एक लड़का 200 जगह आवेदन देना है, अब बताइए बहाली कर रहा है 90,000 का, हाँ कैंडिडेट 28 लाख हो गया, तब तो हो गया काम। अब 28 लाख का काम देगा हाई कोर्ट में डाटा, सब नियोजन निकाय लेके आओ, एक ही को लेके बाद 20 जगह 200 जगह है, तो क्या डाटा देगा, कहां से ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो डाटा मेंटेन का भी वो तरीका होता है। पता नहीं भैया, हम तो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं, साहित्य के विद्यार्थी हैं, लेकिन अब पता नहीं मैं जो बात बोल रहा हूँ आप लोग कितना % सहमत है। ठीक है, आपका दुख यही है, लेकिन मैं मित्रों अंत में यही कहूंगा, आगे भी वीडियो आता रहेगा, लेकिन काफी लंबा समय, देखिए फिर 40 मिनट लगभग पार होने जा रहा है। तो मित्रों मैं जो भी मित्र हम लोग के साथ खो चुके हैं इस संघर्ष में, शिक्षक का सपना लिए हुए काल कौलित हो गए, उनको पुनः मेरी तरफ से एक बार श्रद्धांजलि। और जो भी मित्र संघर्षरत हैं,
उनके लिए एक पंक्ति मैं कहना चाहूंगा। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। मित्रों, इस गीत से बहुत एनर्जी मिलती है। ये समस्या हमेशा समस्या बन के नहीं रहेगी। आप सभी विभिन्न स्तर से अपना प्रयास कर रहे हैं और हम सभी का प्रयास एक दिन रंग लाएगा और सभी हमारे मित्र विद्यालय में होंगे और एक दिन हम लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर ही रहेंगे। इसलिए मित्रों, पुनः एक बार निवेदन होगा, मेरे चैनल को जन प्रगति को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इसको जन जन तक की आवाज बनाएं, ताकि अभिभावक बन भी हम सभी को, अभिभावक गण जिनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, पढ़ रहे हैं, शायद वो भी अपना सहयोग कर सके इस आवाज को बुलंद बनाने में, शायद इस वीडियो को आगे बढ़ा सके और ये माननीय बिहार के शिक्षा मंत्री और अन्य पदाधिकारी गण तक शायद मेरी आवाज पहुंच सके। और मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि शायद मेरे वीडियो को देखें, मेरे शब्दों पर न जाके मेरी भावनाओं को समझे। ये उस बेरोजगार की आवाज है जो शायद 2012 से पीईटी पास करके 10 साल, लोग हमने सुना था कि 10 साल में बदलता है, लेकिन 10 साल से लगातार ये संघर्ष टीचर बनने का जारी है। आपके विद्यालयों में जाली लोग काम कर रहे हैं, हम लोग ओरिजिनल वाले रोड पर हैं, मेरिट वाले लोग रोड पर हैं। सही में अगर आपकी इच्छा है कि हमारे जैसे लोग सरकारी विद्यालय में जाकर बिहार का नाम रोशन करें, तो आप लोग मेरी वीडियो पर अमल करें और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक पारदर्शी, जैसा कि मैंने बताया, उस तरीके से शायद काम करें, तो ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था जल्द ही सुधरेगी। जय हिंद। सभी से अपने कटु शब्दों के लिए एक बार क्षमा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय टीईटी एसटीईटी संगठन के मित्र। धन्यवाद।